पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात जातिगत जनगणना की। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। इसका पहला चरण कल से शुरू हो रहा है और 21 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद इसका दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी और नीतीश सरकार पहले भी जातिगत जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। जनगणना से पहले जो पहला चरण होगा, इसमें घरों की गिनती होगी, घर के मुखिया समेत परिवारों के सदस्यों के नाम दर्ज किए जाएंगे। दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। इनमें लोगों से उनके धर्म, जाति, उपजाति की जानकारी ली जाएगी। साथ ही कहा जा रहा है आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी मालूम की जाएगी। बिहार सरकार ने इसका सारा काम मई 2023 तक निपटाने का टारगेट रखा है। लेकिन क्या ये कदम राजनीतिक पोस्चरिंग है? इसका सामाजिक लाभ ज्यादा होगा या राजनीतिक फायदा होगा? ये मुद्दा सवालों के घेरे में रहा है। मंडल आयोग की सिफारिशों पर देश भर में बड़े पैमाने पर हिंसा याद दिलाई जा रही है, तो टाइमिंग पर भी सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे। पहले आइए सुन लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा। हाँ, वो शुरू हो जाएगा तो हमने कहा ही है। तो पहले तो उसके ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना। तो एक बार उसका एक चीज की समीक्षा कर रहे थे, क्या हुआ। तो एक चीज को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक घर में एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो वही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। केसी त्यागी, वरिष्ठ नेता जेडीयू के हमारे साथ हैं, और साथ ही संजय कुमार भी हैं सीएसडीएस से। त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय, धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। पहले तो त्यागी जी, पूछना ये आपसे सवाल चाहूंगी, किस तरह से क्रियान्वित होगा? क्यों अब ये समय क्यों चुना गया? क्या इसका असर? नहीं, निधि जी अभी नहीं चुना गया है। ये मांग काफी लंबे समय से लंबित है। जब हम एनडीए में थे तब भी विधानसभा ने पास किया है ऑल पार्टीज के साथ। ऑल पार्टी डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिला है, इंक्लूडिंग बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस, आरजेडी। प्रधानमंत्री ने भी अस्वीकार नहीं किया है। उन्होंने मना नहीं किया कि मैं नहीं कराऊंगा इसको। उसके बाद हम ही नहीं, उड़ीसा सरकार, महाराष्ट्र सरकार, हमारी सरकार, तमिलनाडु की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ये प्रस्ताव पास कर चुकी हैं कि हम भी जातिगत जनगणना कराएंगे। जम्मू कश्मीर की तीनों चारों पार्टियां, पंजाब की सारे अकाली दल फैक्शंस, हरियाणा के दल, उत्तर प्रदेश की सपा बसपा, जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं देश की, यू नेम वन, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, डीएमके, अन्ना डीएमके, किसी भी पार्टी ने जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया। अच्छा, विरोध कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? 1931 में पहली बार निधि जी हुई थी जातिगत जनगणना। ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियलिज्म था और सामंतवाद, जातिवाद और फ्यूडलिज्म अपने पीक पर था। लोग अपनी जात बताते हुए डरते थे कि जाति से ही श्रेष्ठता का बोध उन दिनों में होता था। जो छोटी जाति के, गरीब जाति के लोग हैं, वो डरते थे कि अगर अपनी असली जाति बताई तो समाज में सम्मान कम हो जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश का आपको बताऊं, कल्याण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन समूचा देश जानता है। वो लिखते हैं लोध राजपूत, तो राजपूत अपर कास्ट का हिस्सा है। लोध जो है बैकवर्ड में आते हैं। ऐसे नीतीश कुमार जी की बिरादरी है। उत्तर प्रदेश में मुझे दर्जनों जगह चुनाव में जाने का मौका मिलता है। कुर्मी लोग लिखते हैं कुर्मी क्षत्रिय, दे आर नॉट क्षत्रिय, दे आर ए बैकवर्ड कास्ट। लिहाजा अब ये मांग जोरों से इन वर्गों में उठी है और इसमें निधि जी कुछ नहीं करना है जी। एक सेकंड 2011 में जातिगत जनगणना शुरू हो गई थी, जिसमें शैक्षणिक स्थिति, जिसका आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में उल्लेख किया है, स्त्री पुरुष, खेतों में लगे लोग,
क्या मकान है, कैसे हैं, उम्र क्या है, शिक्षा क्या है, व्यवसाय क्या है, परिवार क्या है, भाषा क्या है, धर्म क्या है और संपत्ति के आंकड़े। कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रार जो है जनसंख्या आयोग का, उसका कहना है खाली 10 कॉलम भरने के बाद 1 कॉलम और लिखना है जाति। इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? किसी को मैं इसलिए ये समझना चाह रही थी क्योंकि इसमें ये एक ऐसा मसला है जिसको एक तरफ समाज का एक बड़ा तबका है, उसकी मदद इससे की जा सकती है, लेकिन जो टाइमिंग है 2024 से पहले भी आप लोग रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं, लेकिन अब जो कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि एक तरह से राजनीतिक तैयारी है, इसका पूरा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है, आपकी सरकार को, अगर ये जब होता है तो। ये कोई आज से नहीं चला। मंडल को लेकर के भी ऐसे ही लोग कहते थे। 1952 के बाद जब पहली सरकार बनी तभी देश की 55% से ज्यादा जो कास्ट हैं, जिन्हें आप पिछड़ी जातियां कहते हैं, उनकी मांग थी कि भाई हमें भी राजकाज में हिस्सेदारी दो। आज भी 5.4% बैकवर्ड क्लास की केंद्रीय सेवाओं में हिस्सेदारी है और जनसंख्या है उनकी 55%। तो काका कालेलकर आयोग बना, उसने रिकमेंड किया भी पिछड़ों को आरक्षण दे दो, किसी के सिर पर जूं नहीं रहेंगी। तब ये साहस हमारी पार्टी जनता दल ने और हमारे नेता वीपी सिंह ने दिखाया। उस समय सबने विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध किया, बीजेपी ने विरोध किया। आज देश का प्रधानमंत्री बिहार में जाकर के बोलते हैं कि मुझे गर्व है मैं पिछड़ी जाति का हूं। तो ये युग तो हम लेके आए ना जनता दल वाले। हमें ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जब दलित होना, पिछड़ा होना, अति पिछड़ा होना गौरव की बात थी। ठीक अब आप उल्लुओं की गिनती करा रहे हो, आप गिद्धों की गिनती करा रहे हो, तो इन गरीब लोगों की गिनती कराने में क्या दिक्कत है आपको? ठीक है संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप तो पूरे नंबर्स को समझते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, वो भी इस समय जो टाइमिंग है इसको लेकर? निधि, आपने कहा मैं नंबर को समझता हूँ। इस नंबर को समझने के लिए ही तो नंबर की जरूरत है। तो जो पहल की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, वो पहल है क्या? पहल ये है कि ओबीसी जाति के कितने लोग हैं बिहार में और साथ साथ उनकी शैक्षिक आर्थिक स्थिति क्या है। मुझे लगता है इस वक्त ये कह पाना कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल होगा, सामाजिक इस्तेमाल होगा, कैसा इस्तेमाल होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि दोनों इसके पहलू हैं। इसके राजनीतिक इस्तेमाल होंगे, इसके मायने हैं, क्योंकि आप एक संदेश दे रहे हैं खास समुदाय के लोगों को कि केंद्र सरकार जो नहीं करना चाहती वो हम कर रहे हैं। बिहार में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसकी गिनती की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए निधि कि जब इनकी आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का भी विवरण हमें इस सेंसस से मिलेगा तो सरकार चाहे तो उनके लिए नीतियां बना सकती है, उनके उत्थान के लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं। तो आंकड़े सामने आएंगे और आंकड़े का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ये तो इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। बिल्कुल, आप दोनों को तस्वीर अगर स्क्रीन पे हम रखें तो मैं कहूंगी एमपीसीआर से। त्यागी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ क्योंकि इस मामले को लेकर हमने देखा था किस तरह से मंडल कमंडल की राजनीति है। क्या आप लोगों का ये एक तरह से तोड़ है जो एक तरह से बीजेपी की राजनीति है उससे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो निधि जी, संजय जी मेरी बात को अप्रूव करेंगे, हमारे से ज्यादा मंडलवादी होने का दावा और वादा करती है। प्रधानमंत्री जी का भाषण है मुजफ्फरपुर में और आरा में जनसभाओं में, चुनावी जनसभाओं में, कि भाइयों बहनों अब वो दिन चले गए जब ये कुछ जातियों की पार्टी हुआ करती थी। अब ये पार्टी पिछड़ों की है, दलितों की है, अति पिछड़ों की है। तो संबोधित सब कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनेगा तो प्रचार होगा, उपराष्ट्रपति बनेगा तो प्रचार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो प्रचार होगा। तो कौन है इतनी जेंटलमैन पार्टी जो जाति को अपने पक्ष में इस्तेमाल ना करती हो? मंडल कमीशन तो लगा था, करते हैं। बिल्कुल, आप जुड़े। अब मैं जी संजय, एंड में मैं आपसे एक संक्षेप में उत्तर की इसका आर्थिक फायदा या इसका फायदा हमारे उस समाज को मिले जो वंचित रहा है, उसमें एक आर्थिक उसकी बात भी होती है, जानकारी हासिल की जाए जो अग्रणी जातियों में है। उस लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को? देखिए, दो चीजें हैं। जैसे ही इस बात का पता चलेगा कि इनकी संख्या कितनी है, तो केंद्र सरकार की नौकरियों में तो आरक्षण है,
राज्य सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण है। सरकार चाहे तो उनके जब संख्या सामने आएगी उनके हिसाब से उस अनुपात को बढ़ाया घटाया जा सकता है। दूसरी बात जो मैंने कही, जब ये आंकड़े आएंगे कि इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, अगर इनके पिछड़ेपन का समय ये पता चलेगा कि ये बहुत पिछड़े हैं, जितने पिछड़े हम सोचते थे उनसे ज्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, तो शायद राज्य सरकार तमाम नीतियां ला सकती है। और वो नीतियां सिर्फ आरक्षण का नहीं हो सकता है कि तमाम फेलोशिप्स की, जो हम कहते हैं कि फेलोशिप दिए जा सकते हैं, स्कूलों में भर्ती के लिए तमाम ऐसी चीजें की जा सकती हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, आंकड़े सामने आएंगे, उसका इस्तेमाल चाहे तो राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रूप से करें, और अगर इसका सामाजिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, उसके लिए भी आंकड़े मुझे लगता है बहुत प्रभावी है। संक्षेप में त्यागी जी, आखिरी जो क्रीमी लेयर की बात की जाती है कि जो क्रीमी लेयर है उसको तो हमेशा से बहुत फायदा मिलता रहा है, क्या उस पर भी आप कोई कड़ा कदम उठाने को तैयार होंगे? देखिए, सबसे पहले समाजवादियों ने और हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ों के अंदर पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, इसका व्यवधान किया था। 1978 में उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशंस की, जिसमें अति पिछड़ी जातियां उनको 12%, जिसे आप क्रीमी वाला बोलते हो उनको 8%। और निधि जी, आपके लिए प्रसन्नता की बात है कि देश की राजनीति में सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, यह भी कर्पूरी ठाकुर ने समाजवादियों ने किया। और वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको भी 3% का आरक्षण हो, यह मांग भी समाजवादियों ने सबसे पहले की। लिहाजा हम पर जो जातिवादी होने का जो आरोप लगाते हैं, असल में वही खुद जातिवादी हैं। अब मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि जस्टिस रोहिणी कमीशन बना हुआ है, उसके बारे बार जो है एक्सटेंशन हो चुके हैं, उसकी रपट आनी है और वो क्रांति पैदा करेगी। इस देश के अंदर कई सौ जातियां ऐसी हैं जिनका एक भी आदमी मंडल कमीशन के तहत नौकरी नहीं पाया। चलिए त्यागी जी, आप जुड़े, हुई है। आपने समय निकाला और हमें ये महत्वपूर्ण फैसला समझाया है, इसके लिए धन्यवाद। संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में आंकड़े बहुत जरूरी हैं, और जब ये आंकड़े आएंगे, इन आंकड़ों का बिहार ही नहीं पूरे देश में क्या असर पड़ेगा, अन्य राज्यों पर क्या असर पड़ेगा, 2024 के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत अहम देखने लायक हो जाएगा। तो आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद आइए अब हम सीधे देश की बात में चलते हैं। उत्तराखंड में जोशीमठ में मकानों और जमीन में दरार से हड़कंप एक तरह से मचा हुआ है। लगातार हम तस्वीरें, खबरें दिखा रहे हैं। जोशीमठ में 500 से ज़्यादा घरों में दरार आ चुकी है, और आपदा की आहट के चलते आपको बता दें, जो एनटीपीसी, तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास का जो काम था उसको फिलहाल रोक दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके आदेश दिए हैं। आज मुख्यमंत्री एक हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं। कल बताया जा रहा है वो दौरा भी अपने आप करेंगे, और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों समेत विशेषज्ञों की टीम ने जोशीमठ में डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर संपर्क किया है। तो आइए सुनते हैं पहले मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा है, और हमारी सहयोगी ने वहां से एक जानकारी भेजी हमें। कैसे हम शहर को बचा पाएं, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं, उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहां पर गए हुए हैं, और वो लगातार वहां का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, और मैं आज की बैठक करने के बाद कल वहां जाऊंगा, और मैं भी वहां जाकर देखूंगा कि किस प्रकार से हम बचाव के कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से शहर को बचा सकते हैं। हम लोग इस वक्त पे जोशीमठ पे है, जो 6000 फीट पे स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड में। और अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ, आपको वो बहुत भयभीत करेगा, क्योंकि जोशीमठ जो कि हमारा भारत का एक सेक्रेड टाउन माना जाता है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें आने लग गई हैं। और ये दरारें सिर्फ घरों में नहीं, रोड्स पे, होटल्स पे, सभी घरों में मोटी मोटी दरारें आ रही हैं और जमीन उखड़ना उधड़ना चालू हो गई हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। ये एक महिला का घर है यहाँ पे। अब हम लोग सुबह से काफी लोगों से बात कर रहे हैं, और जो लोग हमें यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सरकार द्वारा यहाँ लाई गई, उसके कारण से इस तरीके की जमीन उधड़ने की
सिचुएशन यहाँ पे बन गई है और उसमें से एक कारण है एनटीपीसी का प्लांट, जहाँ पे रेसिडेंट्स का कहना है कि एनटीपीसी में के प्लांट्स में नीचे बहुत उसके टनल के लिए, सुरंग के लिए बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक बात, बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि जोशीमठ जो है वो ना ही सिर्फ अपनी जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उसके लिए ज़रूरी है, ये एक सेक्रेड टाउन तो है ही है, इसके साथ साथ में ये हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ को भी कनेक्ट करता है। उसके साथ साथ में ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ये एक जोन 5 सेस्मिक जोन है। सेस्मिक जोन का मतलब होता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्क है अर्थक्वेक आने के लिए। आपका घर है? हाँ जी। तो इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, पूरे दीवारों पे दरारें हैं, आप लोग कैसे रह रहे हैं? रह रहे बेटे, हम बाहर रात को बाहर निकल रहे रात को बाहर रहते हैं? है ना, वैसे दूसरा घर है जी। होटल का घर है बच्चों का, ये तो अब अपना घर था हमारे। तो अब आप लोग को डर नहीं लग रहा है? अब लगेगा आप दूसरी जगह का, दूसरे परिवार के यहाँ जाएंगे, दूसरे परिवार के। तो इस तरीके से कभी सड़क पे रह रहे हैं, कभी घर पे रह रहे हैं। हाँ। सरकार ने कोई अभी तक मदद नहीं करी? खाली ऐसे ही आ रहे लोग, बस पूछने आ रहे हैं। कोई किसी ने कोई मदद नहीं अभी करी? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा। ना तो आपको क्या लगता है कि क्या दादा, क्या कारण है कि इस तरीके से हो रहा है? मुश्किल है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, खाली आश्वासन मिलेगा और बाकी कुछ नहीं। आप देखिए ये जो होटल है जिसका नाम है मलारी इन, ये होटल पूरे तरीके से दूसरे एक बिल्डिंग पे, अपनी पास वाली बिल्डिंग पे पूरे तरीके से झुक चुका है। दरारें इतनी बड़ी हैं, तो आपको दरारें भी दिख सकती होंगी यहाँ से, सड़क पे इतनी बड़ी दरारें हैं कि पूरा जो होटल है वो पूरा का पूरा होटल दूसरी बिल्डिंग की तरफ झुक गया है। और ऐसी स्थिति में जितने भी लोग होटल में रह रहे थे उनको खाली करवा दिया गया है। होटेलियर्स का कहना है कि अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, पर आप देखिए, आप ग्राउंड पे भी देखिए कि जो सड़क है, जो सबसे मेन सड़क है जोशीमठ की, उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो कल एक्सपेक्टेड है जोशीमठ में आने के लिए, पर सबसे ज़रूरी सवाल अब ये है कि सरकार किस तरीके का एक्शन लेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है ग्राउंड पे, जहाँ बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं, ना ही सिर्फ घरों में, रोड्स पे, होटल्स में, पूरी दीवारों पे बड़ी बड़ी दरारें हैं। तो सबसे ज़रूरी सवाल अब ये है कि उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार अब जोशीमठ को बचाने के लिए क्या लेगी। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी के लिए। और देश की बात में बात अब शिक्षा की। भारत में अब विदेशी विश्वविद्यालय भी अपना कैंपस शुरू कर पाएंगे। यूजीसी ने इस आशय का एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन तैयार कर लिया है। इससे पहली बार दुनिया भर के विश्वविद्यालय भारत आकर अलग अलग विषयों की पढ़ाई शुरू करा सकेंगे। इनके कैंपस को पूरा अधिकार होगा कि वो अपनी फीस तय करें, एडमिशन क्राइटेरिया तय करें और मनचाहे ढंग से अपनी फैकल्टी और अपना स्टाफ तय करें। बेशक यूजीसी इन कैंपसेस की कभी भी निगरानी कर सकती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा फैसला है जिसका असर आने वाले दिनों पर दिखेगा। हालांकि ये विश्वविद्यालय ऑनलाइन कोर्स नहीं चला सकेंगे। यूजीसी का कहना है कि भारत में इनके कैंपस बनने से भारतीय छात्रों को सस्ते में विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री मिल सकती है। और भारत में अब विदेशी विश्वविद्यालय की अपना कैंपस शुरू हो जाएगा। इस पे आप सुनिए क्या कहना है जगदीश कुमार का। Currently, our students have only two choices. Either you stay in India and study in an Indian institution, or you go abroad and study in a foreign university. But now, with these new regulations, we are providing an additional choice to the students. You stay in India, but study in a foreign university. The main objective of our national education policy is to provide more freedom and more choices to our students to choose their education. एमसीडी के कार्रवाई में आज दिल्ली के मेयर का चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले पीठासीन अधिकारी को चुना गया और उसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले मनोनीत पीठासीन अधिकारी को और उसके बाद पार्षदों की शपथ लेने के लिए बुलाया गया। इसके नाम पर आम आदमी पार्टी के
पार्षदों ने, आपको बता दें, इस पर हंगामा शुरू हो गया। दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई आज स्थगित कर दी गई। अब मेयर चुनाव के लिए नई तारीख होगी। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद पहले जिस तरह से मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर मध्य प्रदेश को आप ये मामला देख रहे थे, अब आपको पानीपत लिए चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पे जानकारी देते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है। आज पानीपत में उन्होंने बड़ी रैली की है। इस दौरान उन्होंने सरकार और बड़े उद्योगपतियों पर निशाना साधा। कहा कि देश का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 38% है, आपको बता दें। हिंदुस्तान की अगर आप सारी की सारी कंपनियों का मुनाफा देखें तो 90% मुनाफा सिर्फ 20 कंपनियों के हाथ में है। मतलब 90% मुनाफा 20 कंपनियों के हाथ में, और इस देश का आधा धन 100 लोगों के हाथ में। यह है नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान की सच्चाई। 2 हिंदुस्तान बन गए हैं। एक किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, बेरोजगार युवा, और दूसरा हिंदुस्तान 200-300 लोगों का हिंदुस्तान। और पानीपत से और हम भेजिए रिपोर्ट हमारे से होगी सौरभ शुक्ला ने। भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी रैली राहुल ने पानीपत में संबोधित कर दी। इस रैली में खरगे साहब भी मौजूद रहे, जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। उनके साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार भी आए कर्नाटक से, तो नारायण सामी भी आए, साथ में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे, कुमारी शैलजा मौजूद रहीं। कोशिश की कांग्रेस ने कि शक्ति प्रदर्शन किया जाए इस रैली के जरिए। तमाम मुद्दों को लेकर के बात हुई। राहुल गांधी ने पहले सुबह पानीपत में लगभग 15 किलोमीटर की अपनी जो पैदल यात्रा है वो की, और उसमें रैली संबोधित की, और संबोधन में उन्होंने 2 मुद्दों पर खास तौर पर जोर दिया। पहला मुद्दा जो अग्निवीर का मुद्दा है, जो सैनिकों से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हरियाणा से सेना में लगभग 10% युवा भर्ती होते हैं। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया, वो मुद्दा था किसानों का मुद्दा। हम सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा किसान आंदोलन के केंद्र रहे हैं। तो हरियाणा में जब आ गई है भारत जोड़ो यात्रा, तो अब किसानों का मुद्दा उठना तो लाजमी था। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे सेना के लिए अग्निवीर है, वैसे ही किसानों के लिए 3 कृषि कानून थे, जिसको रद्द तो किया सरकार ने, लेकिन उसमें भी रद्द करने में उन्होंने बहुत वक्त लगा दिया। 700 सैनिक शहीद हुए, और उन्होंने 700 किसान शहीद हुए, और किसानों ने यहाँ पर ठंड भी बिताई। अगर बात करें लोगों की भीड़ की, तो सफल रही, पर ये रैली सफल तभी मानी जाएगी जब 2024 में हरियाणा में कांग्रेस को जीत हासिल हो, जो उसके बाद विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल हो, और पूरे देश में इसका फायदा हो, तब जाकर के इस रैली और इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल माना जाएगा। पानीपत में सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे कंजावला में किस तरह से किया जा रहा था पुलिस को गुमराह, दिखाएंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा में एक ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल है। हादसे में ट्रेनिंग दे रहे पायलट कैप्टन विमल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजस्थान के ट्रेनी पायलट सोनू यादव घायल हैं। रीवा जिले के उमरी गांव में
गुरुवार रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच विमान पहले आम के पेड़ में टकराया, फिर एक मंदिर के शिखर को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण कोहरा बताया जा रहा है। सरकार ने मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। ये पायलट फॉल्कन एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी के थे। विमान जिस तरह से टकराते हुए जब टकराया तो तेजी से धमाका हुआ। धमाके से गांव के लोगों की नींद खुल गई। लोग दहशत में बाहर निकल आए। प्लेन का मलबा चारों ओर बिखर पड़ा था। लोगों ने प्लेन का सीट बेल्ट काटकर दोनों पायलट्स को बाहर निकाला। रीवा में कोहरे के कई संस्थानों में छुट्टी है। ऐसे में सवाल रात में ट्रेनिंग पर भी उठ रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि इसकी जांच होगी। और अब जम्मू से खबर। हिंदू परिवारों पर ताज़ा आतंकी हमलों के बाद राजौरी में और ज्यादा फौजों की तैनाती की गई है। नजीर मसूदी की रिपोर्ट। हिंदू परिवारों पर ताज़ा आतंकी हमलों के बाद राजौरी में और ज्यादा फौजों की तैनाती। सीआरपीएफ की 18 कंपनियों का पहला बैच गुरुवार को राजौरी पहुंचा। आतंकी चुनौती का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बंदोबस्त चल रहे हैं। इसके अलावा हमलावरों की तलाश के लिए भारी तलाशी अभियान भी जारी है। ग्राम रक्षा समितियों को इलाके में फिर से खड़ा किया जा रहा है। बाद उनका जो हमारे में इधर डांगरी में कैंप लग गया, रफले चेक होने शुरू हो गई। इतना अच्छा है सरकार का जो हमारे गांव में ऐसा जो चेक कैंप लगाया है, वही अच्छा है। पहले जो हमारा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जो है उन्हें दोबारा से हमारी जो रिक्वायरमेंट थी जो वेपन्स की, वो जो है दोबारा जो है आज हम कर रहे हैं। जो अपना यहाँ पर कैंप लगाया हुआ हमने, अलग अलग जो डिफरेंट जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं। रविवार शाम के आतंकी हमले और फिर डांगरी गांव में हुए आईईडी धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 नाबालिग थे। तब से सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने हिंदुओं की लक्ष्यबद्ध हत्या में लगे आतंकियों की तलाश में साझा अभियान शुरू किया है। ये बीते 1 साल से ज्यादा समय में दूसरा मौका है जब केंद्र ने जम्मू कश्मीर में और ज्यादा टुकड़ियां तैनात की हैं। अक्टूबर 2021 में लक्ष्यबद्ध हमलों के बाद करीब 6000 जवानों के साथ वहां 6 बटालियन बढ़ाई गई। अब और 1800 जवानों को राजौरी में उतारा जा रहा है। सीआरपीएफ की 70 बटालियन जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, जो उनकी कुल ताकत का 1/3 है। राजौरी में रविवार के आतंकी हमले के बाद सुरक्षा फोर्सेस का अभियान जारी है। अधिक सुरक्षा फोर्सेस का आगमन भी आज से शुरू हुआ। वीडीसीज को हथियार देने के साथ एक बार फिर सक्रिय किया जा रहा है। जम्मू से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब कंजावला केस में आपको बता दें, जो 7वें आरोपी अंकुश खन्ना ने सरेंडर कर दिया है। 6 अन्य आरोपी पहले से गिरफ्त में हैं। कंजावला केस में गिरफ्तार आरोपी पुलिस को गुनाह एक तरह से गुमराह कर रहे थे। इन्होंने पुलिस को इस बात का झांसा दिया है कि हादसे के वक्त कार में 5 आरोपी थे। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार में 4 आरोपी ही थे, जबकि 5वां आरोपी दीपक घर में था। पर हादसे के बाद दीपक ने दूसरे आरोपियों ने घर से बुलाया और ये कबूल करने को कहा कि कार वो चला रहा था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हादसे के वक्त कार चला रहे आरोपी अमित के पास नहीं था। ये कहानी पूरी फिल्मी सी दिख रही है। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में कार के मालिक और 6ठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसका नाम आशुतोष है। इससे पहले बाकी गिरफ्तार 5 आरोपियों की कल पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। और
और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।